चलो, यानी कि रोटेशनल इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, फसल चक्र सघनता के, जिसके सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी कि हर फसल चक्र खरीफ से चालू होता है। जो भी आपकी हरी खाद वाली फसल है उसको फसल चक्र के रूप में नहीं गिना जाता। अंतरा शस्य में जो फसलें होती हैं उनको एक गिना जाता है। यार फसल चक्र में मूंग, मूंगफली, जायद अगर सबसे आखिर में आ रहा है तो उसको जायद के रूप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो दो तीन एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन, बताना। करते रहो, बताना है बस, आपको आंसर बताना है सीधा। बोलो फटाफट इन तीन का आंसर जल्दी। राधे राधे भाई। बोलो। बाजरा, गेहूं, गेहूं, मक्का, गेहूं, बाजरा, सरसों, मूंग। फसल चक्र में गन्ना आए तो क्या रहता है कि जो भी गन्ने की अपन बात करते हैं, कोई भी गन्ने की बुआई आप करोगे उसकी कटाई लगभग अक्टूबर नवंबर में करते हैं। कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में, है ना? तो अधसाली गन्ना जो है उसकी बुआई जून जुलाई में करेंगे और अक्टूबर नवंबर में कटाई करेंगे। इसका मतलब अधसाली गन्ना 18 महीने का हो गया। बाकी सारे गन्ने कितने महीने के होते हैं? 12 महीने, यानी कि 1 साल के होते हैं। ठीक है। ऊपर का कितना है? यानी कि ऊपर फसलें कितनी है? समय कितना लगा? कैसे? क्योंकि इसका मतलब बीच में अपन ने क्या किया, गेहूं के बाद गेहूं लगाया, इसका मतलब बीच में कुछ गायब है। क्या गायब है? खाली छोड़ दिया, पड़ती छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पड़ती लिखानी है, नोट नहीं किया। तो नहीं किया तो ये अंडरस्टूडेबल होगा कि आपको वहीं की वहीं समझना है कि यहाँ पर फसल नहीं लगाई गई है। पड़ती लिखेगा कोई तो ठीक ही है, नहीं लिखा नहीं जाता ऐसे, है ना? तो अपने आप ही समझ में आ गया आपके कि गेहूं के बाद गेहूं, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई खरीफ वाली फसल क्या है, मिसिंग है। तो अब साल कितने हो जाएंगे? 2 गुणा कितना है भैया? ठीक है। मक्का, गेहूं, बाजरा, सरसों, मूंग, बोलो फसलें कितनी है? समय गुणा। ये किसकी समझ में नहीं आया? हाथ खड़े करो। नहीं आया? अपन ने क्या किया, 1 साल गिन लिया। मक्का और गेहूं कितना साल हो गया? एक। पीछे भी चले जाते एक गिनने के लिए, लेकिन बाजरा आ गया, क्या मूंग, मूंगफली, मक्का थोड़ी है? तो इसका मतलब ये बाजरा भी क्या हो गया? खरीफ का। ये खरीफ हो गया और ये रबी। अब ये अगर यहाँ बाजरा होता तो क्या हो जाता? तो तीसरा वर्ष स्टार्ट हो जाता, लेकिन मूंग है। और फसल चक्र में मूंग, मूंगफली, मक्का अगर पीछे आ रहा है तो वो कंसिडर कैसे होगी? जायद के। तो ये जाने की कितना समय हुआ? तो 5/2 गुणा 100। सिंपल है। नीचे वाला बोलो। दो फसलें, समय कितना है? वर्ष तो एक ही है ना। अब बताओ कितना आया? अब मक्का प्लस बाजरा है, लेकिन बोला था कि दोनों अगर अंतरा सस्य के रूप में आता है तो कितना गिना जाता है? समझ में आ गया? वो सिंपल है। और भी अपन करने की कोशिश करते हैं। बोलो भाई। क्या कह रहा है बेटा? 4/? बोलो बोलो, सब पीछे पीछे वाले भैया बोलो। कितना?
चलो चेक कर लेते हैं। फसलें कितनी हैं आपके? एक दो तीन। कितनी फसलें हैं? ये फसल गिनी जाएगी क्या? क्यों? हरी खाद वाली। ये फसलें कितनी गिनी जाएगी? ठीक है, और ये एक और ये एक। इसका मतलब कुल फसलों की संख्या कितनी है? इसको गिन रहे हैं क्या? नहीं गिन रहे। समय एक। इसका खरीफ खाली है, और एक यानी कि कितना? कितना? 150। बोलो। फसलें कितनी है? समय कितना लगेगा? अब देखिए, वही जून जुलाई में कर दी, सितंबर अक्टूबर तक कट गया अपना। अक्टूबर नवंबर में अपन ने क्या बो दिया? गन्ना। जिस गन्ने को अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं उसको पतझड़ गन्ना कहते हैं, ऑटम शुगर कैन क्या कहते हैं। और इसको एक साल में काटते हैं तो वापस 12 महीने में कटेगा, यानी कि अगले अक्टूबर नवंबर में कट जाएगा। उस समय अपन ने क्या लगा दिया? गेहूं। फरवरी मार्च में गेहूं कट गया, यानी कि दूसरे साल में फ्री। तो 3 बटा गुणा कितना आया? ठीक है। वापस थोड़ा सा गन्ने के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि 4 प्रकार के गन्ने होते हैं। एक होता है एक साली, जिसकी बुआई जो अपन कब करते हैं? जनवरी फरवरी में। एक होता है आपका अधसाली, जिस गन्ने की बुआई अपन करते हैं जून जुलाई में। कब करते हैं? एक होता है आपका पतझड़, पतझड़ गन्ने की बुआई अपन करते हैं अक्टूबर नवंबर में। कब करते हैं? एक होता है आपका वसंत गन्ना, जिसकी बुआई अपन कब करते हैं? फरवरी मार्च में। कब करते हैं भैया? फरवरी मार्च में। तो जो भी अपन गन्ने की बात करें, सारे गन्ने 12 महीने के होते हैं। पर ऑटोमेटिक एक महीना जो है वो अपने आप ही, एक गन्ने की जो फसल है वो अपने आप ही 18 महीने की हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी आप गन्ना लगाओ, उन सब की कटाई जो होती है वो कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर तक होती है। कब होती है? तो जब एक साल की लगाओगे जनवरी फरवरी में, अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाएगी? कटाई हो जाएगी। तो लगोगे एक साल का गन्ना। अर्धसाली गन्ने की जून जुलाई में करोगे तो एक साल के हिसाब से तो अगले जून जुलाई में कटना चाहिए, लेकिन अपन काटते कब? हमेशा गन्ना वही अक्टूबर नवंबर तक। तो 6 महीने और ऐड हो गए, तो ये कितने महीने का हो गया? तो इसलिए ये अर्धसाली गन्ना कितने महीने का होता है? 18 महीने का। कितने महीने का? 18। पतझड़, इस अक्टूबर नवंबर में लगाया, अगले अक्टूबर नवंबर में काट लिया। वही वसंत, फरवरी मार्च में लगाया, अक्टूबर नवंबर में काट लिया। अब समस्या क्या रहती है कि वसंत वाले गन्ना और इनको अपन क्यों नहीं उगाते? क्योंकि इनकी जो सुगरनेस, जो इसके अंदर अपन मीठेपन की बात करते हैं, वो क्या होता है? कम, और उनकी वृद्धि ज्यादा नहीं हो पाती। इसलिए जनरली अपन जो है वो वसंत गन्ने की बात करते हैं, पतझड़ गन्ने की बात करते हैं। अर्धसाली गन्ना जो है आपके साउथ के अंदर काफी उगाया जाता है। ठीक है। और जो अपने उत्तर प्रदेश और इसमें जो गन्ना उगाया जाता है वो पतझड़ अक्टूबर नवंबर वाला उगाया जाता है, जिसके साथ वो सर्चर फसल के रूप में आलू को लेते हैं। किसको लेते हैं? अंतरा शस्य के रूप में फसल लगाते हैं आलू, उस चीज को कहते हैं सर्चर फसल। यानी कि वो फसल जिसकी, अगर जिस फसल को एकल के रूप में लगाया जाए तो उसकी उपज, अगर उसको अंतरा शस्य के रूप में लगाया जा रहा है तो उसकी उपज दोनों बराबर आती है। एक दूसरे की उपज प्रभावित नहीं होती। कैसे बराबर आएगी? बताओ। एक खेत में अपन ने गन्ना लगाया, प्योर में क्या लगा दिया? गन्ना। और एक उस गन्ने को अपन ने अंतरा शस्य के रूप में लगा दिया। तो जिस हिसाब से इसका मतलब अंतरा शस्य के रूप में लगाया, तो जमीन कहीं ना कहीं आधी होगी, सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो। या मैं कह सकता हूं कि मैंने क्या किया कि आपके आलू तो किस पे लगा दिया? आलू की जो बुआई है वो तो किस पे कर दी? और गन्ने की बुआई कहां कर दी? लेकिन वो गन्ने का गिरने का कहीं ना कहीं क्या रहता है? डर रहता है। तो एकल फसल की उपज और अंतर शस्य की फसल की उपज बराबर कैसे आ सकती है? तो बराबर ऐसे नहीं आएगी कि यहाँ भी 50 किलो वहां भी 50 किलो। ऐसा हो जाएगा अगर एकल फसल के रूप में लगाया गन्ना तो 50 किलो उपज प्राप्त हुई है, उसको अंतरा शस्य के रूप में लगाएंगे तो आधी सी जमीन होगी तो 25 किलो प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? तो 50 और 25 दोनों क्या हो गई? फिर बराबर होगी, नहीं होगी? क्योंकि अगर उस 25 को एक हेक्टेयर मतलब पूरे बराबर जमीन मिल जाती तो वो कितनी उपज आती वहां से? 50 ही तो आती। कितनी आती? तो ये 50 और वो 25 बराबर हुए या कम हुए? सिंपल सी चीज एक सुनो कि ये इतना बड़ा प्लॉट है, इसमें 50 केजी उत्पादन हो रहा है, ये जस्ट इसका आधा है, कितना हो रहा है? तो ये दोनों बराबर है कि कम है? बराबर ही है। इसको पूरा बड़ा करते ही कितने पे हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो एकल फसल और अंतराशस्त्र फसल की उपज जब बराबर आती है तो इस प्रकार की फसलों को सर्चर फसल कहते हैं। गन्ना प्लस आलू बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका।
ठीक है, अभी अपन फसल चक्र के प्रकार ही पढ़ेंगे यहाँ के बाद। ये समझ में आ गए क्या आपके? तो ये लिख लो फटाफट, खत्म करो इसको, ज्यादा नहीं जाना अपन को। अगर मैं सिर्फ गन्ने की बात करता हूँ कि एक गन्ना लगा दिया, अब बताओ फसल चक्र से बनता। गुड, गन्ने का पता कैसे चलेगा? फसल चक्र हमेशा, फसल चक्र हमेशा कहाँ से चालू होता है? तो कौन सा वाला लगेगा? कौन सा वाला लगेगा? तो कितना हुआ? तो इसलिए एक गन्ने की फसल चक्र क्षमता कितनी हुई? समझ आया? शानदार क्वेश्चन है। करो इसको, लिखो। पीछे आवाज आ जाती है भाई तुझे? तो कल रैली में आ रहे हो आप लोग, नहीं आ रहे? ऐसा मत करो यार। वो कौन, कौन बोला आऊंगा ना मैं? खाना तो कल संडे है ना। संडे को तो बाहर ही खाते हैं। हम्म। एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं ना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, फसल सघनता का। शुगर केन का वापस समझा देते हैं। सभी शुगर केन जो होते हैं वो लगभग आपके एक साल उनकी उत्पादन के हिसाब से बात करते हैं, समय काल होता है। लेकिन जो अर्धसाली गन्ना होता है, जून जुलाई में अपन लगाते हैं, तो उसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है सभी प्रकार के गन्नों की। तो वो ऑटोमेटिकली कितने महीने का हो गया आपका? ऑलमोस्ट 18 महीने का हो गया। तो महीनों के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। सबसे इजी लैंग्वेज, जैसे कि हमें तो पता है कि कैसे अपन, सबसे इजी लैंग्वेज होती है महीनों के हिसाब से। अगर अपन चलें तो कोई भी फसल हो, इसको 6 महीने की लेके चलो। इसको कितने महीने की? 6 महीने की। तो महीने के साथ छह, छह दूनी 12, छह तीन 18, छह चौक 24 और छह 30। ठीक है, तो इसका मतलब 12 और 12 यानी कि 24 हो गए आपके। लेकिन 30वीं जो है पॉइंट, वो मूंग मूंगफली मक्का आ गई। मूंग मूंगफली मक्का, तो वो 24 के अंदर ही कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया। क्लास के नोट्स मिल सकते हैं? कौन सी क्लास के नोट्स ही तो हैं ये लिख रहे हैं जो। रेडी नोट्स तो जो है वो कांटेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, वहां पता कीजिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या है जो भी स्थिति है। ठीक है, डन। डन, लिखो। चेंज कर दूं? क्रॉपिंग इंटेंसिटी से संबंधित क्वेश्चन है ना? लिखो, यदि एक किसान के पास, यदि एक किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है।
यदि एक किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है और वह 10 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं, 5 हेक्टेयर जमीन पे बाजरा, वो 5 हेक्टेयर जमीन पे मूंग उगाता है, तो उसकी फसल सघनता क्या होगी, यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी? चेक कर लें। फॉर्मूला क्या था भैया? ग्रॉस अपॉन नेट, कुल अपॉन शुद्ध। तो कुल कितना है भैया यहाँ पे? शुद्ध कितना है? इसलिए मतलब मैंने इंग्लिश बोली थी आपको, ग्रॉस अपॉन नेट। नेट तो यानी क्या हो गया, जो ऊपर है सीधा, कितना है नेट? ग्रॉस कितना हुआ? 10, 5, 15 और 20 गुणा कितना ही भैया? एक नोट डालो, लिखो। अभी वैसे का डेटा चेंज होगा, पर जो पुराने डेटा के हिसाब से भारत की फसल चक्र सघनता कितनी है? फसल सघनता सॉरी, 143.6। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि अभी जो आपने फसल चक्र सघनता देखी, एक साल की अधिकतम फसल चक्र सघनता कितना प्रतिशत हो सकती है? पहले बता रखा है मैंने। वेरी गुड। कितना हो सकती है? तो नोट डाल के लिखो इस चीज को। कितनी भैया? 400 एक साल की है ना? बताओ कब होगी? कौन सा अपन प्रैक्टिस फॉलो करेंगे जब होगी 400? रिले कौन सी? और एक साल की अगर न्यूनतम की बात करूं तो मैं कितना? एक फसल तो लगाओगे ही ना, तो कितना? शुगर केन को मत डाल देना यार कि सर उसकी तो 50 हो रही है। साल कितना जा रहा है उसमें? ठीक है, कितना जा रहा है उसमें? दो। क्योंकि इस अक्टूबर नवंबर में, इस जून जुलाई में लगा रहे हैं, उस अक्टूबर नवंबर में कट रहा है, यानी कि साल तो दो हो गए। चलो भैया, अब लिखो क्या सॉरी, फसल चक्र के प्रकार, क्रॉप रोटेशन के टाइप। अलग अलग परिभाषाएं या हेडिंग डाल सकते हो अपन सीधा, परिभाषाएं। जिसमें सबसे पहले आती है सर्चर फसल, कॉम्पेनियन क्रॉपिंग। क्या देख रहे थे रे? डस्टर है? रीली कौन सा? अच्छा, पुरानी वाली की रीली हूँ। अच्छा, तुम्हें दिखाए थे ऐसा? कौन कौन से दिशा निर्देश मिल गए तुम्हें? देखो, इस चीज से समझ सकते हैं अपन, इसको कहते हैं, दो पॉइंट लिखे अपन ने, कॉम्पेनियन और पैरेलल। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं पैरेलल क्रॉपिंग की, इसको कहते हैं समानांतर सहफसली खेती। समानांतर क्या चीज है, यानी कि पैरेलल, दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। यहाँ सिंपल सा एक पॉइंट पूछा जाता है कि एक शब्द अगर लिखा हो तो वो कौन सा शब्द होगा जिसको अपन सीधा बोल सकते हैं कि ये पैरेलल क्रॉपिंग है? तो सीधा सा याद रखो, शून्य प्रतिस्पर्धा। क्या लिखा होगा? यानी कि जीरो कंपटीशन। बताओ किस प्रकार जीरो है, कैसे फसल दिख रही है आपको?
क्योंकि दोनों क्रॉप्स का ग्रोइंग नेचर कैसा है, अलग अलग है। एक कैसे फैल उग रही है और एक, और जो भी अपन ने अंतराशस्य के वहां पढ़े थे सिद्धांत, उसी आधार से संबंधित है कहीं ना कहीं। तो दोनों में जब प्रतिस्पर्धा आपस में क्या हो, शून्य, इसको क्या कहते हैं अपन, पैरेलल क्रॉपिंग, समानांतर फसल, क्या कहते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग या समानांतर। कोई दिख नहीं रहा है यहाँ, इस फोटो डाला नहीं है। मतलब कॉम्पेनियन क्रॉपिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि आपको, कॉम्पेनियन क्रॉपिंग व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ क्रॉप इंटरक्रॉप इज इक्वल टू द सॉलिड प्लांटिंग, यानी कि जब दो फसलों का उत्पादन जो है, जब उनको अंतराशस्य के रूप में उगाया जा रहा है और जब उनको एकल फसल के रूप में उगाया जा रहा है, तो दोनों की उपज क्या आती है, बराबर आती है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गन्ने के साथ आलू। ठीक है, ये दो परिभाषा पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिखो, कॉम्पेनियन क्रॉपिंग में हेडिंग डालो। ठीक है, सर्चर फसल में बोलूं, थोड़ा सा इनको याद रखना भाई, कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है ना, इनमें से कोई क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। जो ट्वेल्थ में दे रखी डेफिनेशन उस पर तो ज्यादा फोकस करना है, ट्वेल्थ में दे रखी दोनों। कॉम्पेनियन क्रॉपिंग यानी कि सर्चर फसलें, लिखो, जब फसलों को अंतराशस्य के रूप में उगाया जाता है, जब फसलों को अंतराशस्य के रूप में उगाया जाता है एवं उन्हीं फसलों को एकल फसल के रूप में उगाया जाता है, एकल फसल के रूप में उगाया जाता है, तो दोनों प्रकार के फसलों की उपज एकल फसल के समान प्राप्त होती है। एकल फसल उपज बराबर अंतराशस्य फसल उपज, है ना। अपने आप में बच्चों जो अपन पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं अंतराशस्य के ही प्रकार है ना। किसके प्रकार है, अंतराशस्य के ही। ठीक है, वापस बोल देता हूं मैं, जब दोनों फसलों को अंतराशस्य के रूप में उगाया गया, फिर उन्हीं फसलों को एकल फसल के रूप में उगाया गया, दोनों की उपज क्या आई। एग्जाम्पल, 2 लाइन गन्ने की, 2 लाइन उड़द की, आलू की, सॉरी। समझ आया, देखो गन्ना प्लस आलू। ठीक है,
अब नेक्स्ट हेडिंग समानांतर सहफसली खेती या समानांतर सीधा फसल ऐसे लिख सकते हो, पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। बोलूं बोलूं क्या बच्चों? लिखो। जब अंतरा शस्य के रूप में उगाई गई फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा, जब अंतरा शस्य के रूप में उगाई गई फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा शून्य होती है, शून्य होती है, जब अंतरा शस्य के रूप में उगाई गई फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा शून्य होती है, तो इसे क्या कहते हैं भैया? समानांतर सहफसली। ठीक है, लिखो गार्ड क्रॉप, रक्षक फसलें। सेकंड डेफिनेशन का एग्जांपल लिखा है ना, मक्का प्लस उड़द, बोर्ड पे है तो भाई। रक्षक फसल क्या होती है भाई? रक्षक फसल बताओ। हम्म वो फिर ट्रैप क्रॉप क्या होती है? इसलिए तो लिखी दोनों एक साथ। थोड़ा सा डेफिनेशन में फर्क है ना। उद्देश्य बिल्कुल सही है, जो बोला वही उद्देश्य है। जब मुख्य फसल को बचाने हेतु उसके चारों ओर 10 से 15 पंक्तियां या 10 से 15 लाइन गौड़ फसल की बोती जाती है, अन्य फसल की बोती जाती है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? गार्ड क्रॉप, रक्षक फसल है। क्योंकि यहाँ प्रमुख उद्देश्य सिर्फ कीट और इनको ही बचाना नहीं होता, जानवरों से भी तो बचाना, इन सब चीजों से बचाना। जैसे गन्ने के चारों तरफ आप क्या लगा दो? सनई। जैसे कि गन्ने के चारों तरफ कुसुम लगा दो, सैफ फ्लावर, उसमें कांटे पाए जाते हैं तो अंदर नहीं जाते जानवर वगैरह। ट्रैप क्रॉप जो है, फंदा फसल, उसके अंदर जो आप बोल रहे हो बिल्कुल लाइन वहां सूट होती है कि जब से मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए एक फसल लगाई जाती है जो कि उनका क्या करती है? आकर्षण करती है, तो उसमें मुख्य फसल बचेगी। जैसे कि कपास को बचाने के लिए अपन ने क्या लगा दी? उसमें भिंडी लगा दी। क्या लगा दी? तो जो भी सुंडी वगैरह लगेगी वो कपास को नहीं खाएगी, पहले किसको खाएगी? भिंडी को। तो आपकी कपास क्या हो गई? सेफ। कपास के चारों तरफ जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन के चारों तरफ 15% नॉन बीटी कॉटन लगा देते हैं, तो इस चीज को क्या कहते हैं? कपास में पढ़ाएंगे आपको सर, बताओ। बीटी कॉटन के चारों तरफ नॉन बीटी कॉटन लगा देते हैं 15% तक। क्यों लगाते हैं पहले तो ये बताओ? क्योंकि अपन ने एक दिन डिस्कस किया था कि प्रतिरोधकता तो तैयार हो ही जाती है जब कुछ भी कर लो आप। जब उनके पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं तो वो तो उसको खाएंगे। और सबको पता है कि सबसे ज्यादा संख्या किस चीज की है अपने पूरे ब्रह्मांड में? कीटों की है। किसकी है? तो बीटी कॉटन को ही खाने लग गए वो। बीटी कॉटन में दब के कीड़े लगते हैं, हमारे खुद एग्जाम्पल देखते हैं, हम हमारे कॉलेज में लगते हैं। तो क्या करते हैं? 15% नॉन बीटी कॉटन लगा देते हैं। जब इंसान के पास, कोई वेजिटेरियन इंसान है, उसको जिंदा रहना है, जब कुछ खाने को नहीं है, नॉन वेज पड़ा हुआ है तो खाएगा बेचारा, उसको जिंदा रहना है तो।
और अगर अपन ने ऐसा किया कि नॉन वेज है ज्यादा मात्रा में लेकिन कम मात्रा में वेज है, तो सबसे पहले किसको खाएगा? समझे कि बीटी कॉटन खाने में समस्या हो रही है तो वो नॉन बीटी कॉटन खाएगा। आपसे बीटी कॉटन क्या रहेगी? सेफ। समझ, इस चीज को कहते हैं रेफ्यूजी क्रॉप। क्या कहते हैं? रेफ्यूजी। ठीक है। दो पॉइंट समझ लिए दोनों। मुख्य फसल के चारों तरफ 10 से 15 लाइन अन्य फसल की। यहाँ मुख्य फसल के कीटों को आकर्षण करने के लिए कोई अन्य फसल उगा देते हैं। बीच में एक बच रही है सहायक या वृद्धिकारक फसलें। इस प्रकार की इंटरक्रॉपिंग के अंदर हम क्या करते हैं? मुख्य फसल की उपज को बढ़ावा देने के लिए साथ में अंतराशस्य फसल लगा देते हैं। जैसे जापानी सरसों के साथ बरसीम, उससे सरसों और बरसीम दोनों की ग्रोथ बढ़ती है। क्योंकि जब तक बरसीम की ग्रोथ ज्यादा नहीं होती तब तक मस्टर्ड की ग्रोथ हो जाती है। किसकी ग्रोथ हो जाती है? मस्टर्ड की। फिर 55 दिन में 60 दिन में बरसीम कट जाती है। फिर उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है सरसों की, जब वो कट जाती है तो उसकी जब तक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो जाती है। समझे कि जब तक बरसीम बढ़ रही है छोटी है तब तक तो सरसों उससे पहले वानस्पतिक वृद्धि कर लेगी। फिर जैसे बरसीम बड़ी हुई तो बरसीम क्या हो जाती है? तो फिर जब तक उसकी कौन सी वृद्धि चालू हो जाती है? जननिक वृद्धि। तो अपनी जननिक वृद्धि पूरी कर लेती है, वापस बरसीम कट जाती है। तो मुख्य फसल की उपज को क्या मिलता है? इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है, सहायता प्रदान होती है। इसलिए इस प्रकार की इंटरक्रॉपिंग को क्या कहते हैं? सहायक या वृद्धि कारक फसल। क्या कहते हैं? लिखो रक्षक फसल हेडिंग। लिखो मुख्य फसल की रक्षा करने हेतु मुख्य फसल की रक्षा करने हेतु 10 से 15 लाइन 10 से 15 लाइन मुख्य फसल के चारों तरफ 10 से 15 लाइन मुख्य फसल के चारों तरफ किसी अन्य फसल की लगा देते हैं। किसी अन्य फसल की लगा देते हैं। क्या कहेंगे भैया उसको? हम्म रक्षक फसल लिख लो, गार्ड क्रॉप। एग्जाम्पल जैसे गन्ने के चारों तरफ सनई, सोयाबीन के चारों तरफ मक्का। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हो गया। ऑग्यूमेंटिंग हेडिंग डालो, सहायक या वृद्धि कारक फसलें। बोलू सहायक या वृद्धि कारक फसलें बोलू। AUGEMENTING। थोड़ा सा इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है, हिंदी मुझे आती है नहीं। संस्कृत मुझे पढ़ी जाती नहीं है। चलो लिखो, मुख्य फसल की उपज बढ़ाने हेतु मुख्य फसल की उपज बढ़ाने हेतु मुख्य फसल की उपज बढ़ाने हेतु अन्य गौड़ फसल गौड़ फसल बताई थी ना उस दिन। गौड़ कहते हैं उसको, सब्सिडरी क्रॉप। अन्य गौड़, इसको दूसरी फसल भी लिख सकते हैं अपन, या अंतरा फसल लिख सकते हैं ब्रैकेट में उसको। उसके साथ उगा देते हैं। मुख्य फसल की उपज बढ़ाने हेतु उसमें अन्य गौड़ फसल को उसके साथ उगा देते हैं जिससे
मिश्रण की कुल उपज, जिससे मिश्रण की कुल उपज, जिससे मिश्रण की कुल उपज एकल फसल की उपज से अधिक प्राप्त होती है। जिससे मिश्रण की कुल उपज एकल फसल से अधिक प्राप्त होती है। ऋषभ शर्मा सर, मैं बसेड़ी, धौलपुर में बसेड़ी से हूँ। आप कहाँ से हो? आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैं चार गोत्र डाल रहा हूँ मेरे मम्मी के। ठीक है, नाना और जो भी है चारों, देख लेना लड़की मेरे लिए। धौलपुर से हूँ मैं, ठीक है, राजा खेड़ा से। सिलाना, जहां सूर्य की किरण, और सबसे आखिर में फिर क्या है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई। 820। तो फिर चौड़ा कितना है? 869 गुण 70। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप फंदा फसल। उदाहरण लिख लो, बरसिम प्लस सरसों। टमाटर में गेंदा। फंदा फसलों के तो बहुत हो सकते हैं। बताओ, फूल गोभी में सरसों, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? मोइला एफिड और डायमंड बैक मॉथ, प्लूटेला जाइलोस्टेला। वेरी गुड। लिखो, मुख्य फसल के कीटों को आकर्षित करने के लिए, मुख्य फसल के कीटों को आकर्षित करने के लिए उसके साथ कुछ पौधे अन्य फसल के उगा दिए जाते हैं। कुछ पौधे अन्य फसल के उगा दिए जाते हैं, जिससे मुख्य फसल की उपज प्रभावित नहीं होती। मुख्य फसल की उपज प्रभावित नहीं होती। एग्जाम्पल लिख लो भैया। क्या लिखोगे? तेरी मर्जी, जो उगा ले। देखो, ये है बच्चों मल्टी स्टोराइड क्रॉपिंग या मल्टीपल हाइट क्रॉपिंग, बहुस्तरीय बहुमंजिलीय फसल। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग हाइट की फसल को एक साथ ग्रो कर देते हैं। अब इससे क्या हुआ, जैसे नारियल लगा दिया, नारियल पता है 6-7 साल में फल वल देगा, तो उसके साथ अपन क्या कर देते हैं कि बेल चढ़ा दी काली मिर्च की, काली मिर्च की बेल चढ़ जाएगी। पास में अनन्नास लगा दिए, क्या लगा दिए? अनन्नास। हल्दी लगा दी। तो एक ही जगह से अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग हाइट की क्रॉप। अब इससे होगा क्या, प्रकाश जो है सभी प्रकार की फसलों में पर्याप्त पहुंचेगा, जितना पहुंचना चाहिए। और हम समय अनुसार क्या ले सकते हैं उपज, जैसे मान लो हमें नारियल नारियल लगा देता, तो 5-6 साल तो बैठे ही है ना। तो उससे अच्छा क्या मिले अपन को? उपज मिले। और उपज भी बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। इस पे पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है कासरगोड केरल में, जहां पर क्या है, मसाला, केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, सही कह रहे हैं वो। और बीजीय मसाला कहां पर है? राजस्थान वाले रट लिए हैं।
लिखो। स्टेरॉइड। मल्टीपल हाइट भी कह सकते हैं इसको, है ना? आप हिंदी में याद रखना, बहुमंजिलीय या बहुस्तरीय फसल। लिखो। भिन्न भिन्न ऊंचाई की फसलों को, भिन्न भिन्न ऊंचाई की फसलों को एक साथ इस प्रकार उगाया जाता है, एक साथ इस प्रकार उगाया जाता है जिससे सभी फसलों को हवा प्रकाश जल, हवा प्रकाश जल इत्यादि उपयुक्त मात्रा में मिल सके, हवा प्रकाश जल इत्यादि उपयुक्त मात्रा में मिल सके। डन। कैच क्रॉप, कंटिजेंसी भी कहते हैं इसको, है ना? कैच क्रॉप को, जब मुख्य फसल के नष्ट हो जाने के बाद एक अल्प अवधि की फसल उगा दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? जैसे क्या हुआ, बाजरा लगाया, 1.5-2 महीने में जाके बाजरा ने दे दिया धोखा, बाजरा हो गया खराब। तो अब क्या करेंगे? ऐसी फसल लगाएंगे जिससे 50-60 दिन में कोई फसल अपन को उपज दे दे, फायदा नहीं दे, लेकिन जो बाजरे का नुकसान हुआ है इतनी बराबर में क्या मिल जाए? उपज मिल जाए। तो सर वापस बाजरा क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि उस प्रकार का एनवायरमेंट उसको आगे मिलेगा नहीं। अगर मिल भी जाता है तो वो आगे आने वाली जो अपन रबी में फसल लगाएंगे उसके समय अंतराल को प्रभावित करेगा। समझ आया? लिखो। मुख्य फसल के नष्ट, अचानक नष्ट हो जाने से, नष्ट हो जाने पर से नहीं, मुख्य फसल के अचानक नष्ट हो जाने पर एक कम अवधि या अल्प अवधि वाली फसल उगा देते हैं या बुआई कर देते हैं, जिससे उपज की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट हेडिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
क्या भैया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और क्या कहते हैं इसको? कौन सी? सीमा? छीमा तता दीजिए। वो तो जो बील करते हैं वो। क्या भैया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती बताओ। झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको। स्लैश एंड बर्न भी कह सकते हैं। स्लैश एंड बर्न, काटा और जलाया। तो क्या लिखेंगे? हम करते क्या है, जंगलों को काट के 3-4 साल खेती करते हैं, वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन वापस बुआई करके जाते थे। जो तमीजदार लोग थे ना, एक बार जंगल काटते थे, वहां खेती करते थे 3-4 साल तक, ज्यादा साल तक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उपज तभी ज्यादा आती थी, खाली 4 साल तक ही। क्योंकि वहां कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जंगलों में सबसे ज्यादा होती थी। तो 4-5 साल उगाते, फिर काट के जब जा रहे होते थे ना, तो वापस वृक्षारोपण करके जाते थे ताकि जंगल उगे। तो ये तो नॉर्मल था, वहां सब परमिशन था। लेकिन अब परमिशन इन चीजों की नहीं मिलती। कुछ कुछ क्षेत्रों में मिलती है जहां आबादी बिल्कुल नहीं है। पहले क्योंकि ऐसा कोई रूल रेगुलेशन तो होता नहीं था, जगह भी वहां है ही नहीं, कहाँ कहाँ उगाई जाती है ऐसी फसलें? नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, प्रमुख रूप से अरुणाचल प्रदेश के अंदर उगाई जाती है ऐसी खेती। ठीक है, लिखो। जंगलों को काट कर, जंगलों को काट कर जंगलों को काट कर 3-4 साल वहां खेती करते हैं, फिर उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती कहते हैं। झूम यानी कि झूमते रहते हैं, वो काट पीट के इधर उधर भागते रहते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, काटना और जलाना। और राजस्थान में नोट डाल के लिखना है, इसको किस नाम से जाना जाता है? वालरे के नाम से। किस नाम से? ये सुना होगा आपने। और कहाँ फेमस है ये, कहाँ उगाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भारत में उगाई जाती है। अगर प्रमुख रूप से कोई पूछ ले कहाँ फेमस है ये सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान में इसे वालरे के नाम से जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। और भारत में से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसमें भी प्रमुख रूप से अगर पूछ ले तो आंसर क्या दोगे? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार में भी ये कल्टीवेशन की जाती है, उसको क्या कहते हैं? म्यांमार देश में भी पहाड़ों पे खेती की जाती है, वहां भी। टोंगिया कल्टीवेशन। टोंग या, टोंग मतलब क्या होता है? हिल। या मतलब कल्टीवेशन, पहाड़ों पर खेती करना। तो टोंगिया कहाँ फेमस है? म्यांमार की। ठीक है, लिख लिया। हेडिंग डालना कवर फसल। हेडिंग डालो कवर फसल। सबसे बेस्ट एग्जांपल चवला। कवर फसल हेडिंग। क्या लिखेंगे भैया? ऐसी फसल जो कम समय में अधिक वानस्पतिक वृद्धि करके भूमि को पूर्णतः ढक देती है। लिखो कवर फसल के अंदर। ऐसी फसल जो कम समय में अधिक वानस्पतिक वृद्धि करके भूमि को ढक देती है, इसे कवर फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर फसल। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, फाउलिंग फसल। कौन सी फसल? फाउलिंग क्या होता है भैया?
ऐसी फसल जो कि खरपतवारों को अत्यधिक बढ़ावा देती है। ऐसी फसल जो कि खरपतवारों को अत्यधिक बढ़ावा देती है। ऐसी फसल जो खरपतवारों को अत्यधिक बढ़ावा देती है, क्या कहलाती है भैया? फाउलिंग फसल। कौन सी फसल? फाउलिंग। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? सीधी बुआई वाला धान। आपने देखा था जब मैंने वहां लिखाया था आपको, जो क्रिटिकल पीरियड लिखाए थे उसमें सबसे कम किसका था? सीधी बुआई वाले धान का ही था, है ना? 15 से 45। 30 से 45 किसका था? ट्रांसप्लांटेड वाले का। चलो अब कल पढ़ेंगे।